वेरी गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू बच्चों। तो प्रीवियस क्लास की बात करें तो वही है अपने अल्कोहल फिनॉल ईथर वाला चैप्टर चल रहा था, जिसमें अपन ने अल्कोहल की केमिकल रिएक्शंस कंप्लीट करी थी, है ना। लास्ट रिएक्शन जो अल्कोहल की अपन ने करी थी वो कौन सी थी? दैट ऑक्सीडेशन ऑफ अल्कोहल। और अल्कोहल का अगर आप ऑक्सीडेशन करवाते हो तो अपने को एज ए प्रोडक्ट एल्डिहाइड, और फिर फर्दर ऑक्सीडेशन से अपने को क्या मिलता है? एसिड मिलता है ना। ऑक्सीडेशन इज ऑल्सो नॉन एज डिहाइड्रोजनेशन, मीन्स आप हाइड्रोजन को क्या करते हो? रिमूव करते हो। तो कॉपर और 573 केल्विन टेम्परेचर के प्रेजेंस में 1 डिग्री अल्कोहल से तो एल्डिहाइड का फॉर्मेशन होता है, 2 डिग्री अल्कोहल से कीटोन का फॉर्मेशन होता है, और 3 डिग्री अल्कोहल जो है वो एल्डिहाइड या कीटोन का फॉर्मेशन ना करके किसका फॉर्मेशन करता है? एल्कीन का। वहां पे क्या हो जाता है? अल्फा बीटा एलिमिनेशन। ड्यू टू अल्फा बीटा एलिमिनेशन एल्कीन का फॉर्मेशन होता है। तो ये सारे तो रिएक्शन थी अपने पास किसकी? अल्कोहल की। अब अपन डिस्कस करेंगे रिएक्शन ऑफ फिनॉल, है ना। फिनॉल की जो रिएक्शन है जनरली जो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन मींस ईएसआर रिएक्शन, तो जितने भी एरोमेटिक कंपाउंड है वो एरोमेटिक कंपाउंड कौन सी रिएक्शन देंगे? इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन देंगे, ईएसआर रिएक्शन देंगे, ये अपने को पता। अब इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन जो है फिनॉल की, उससे मैं अपने को बेंजीन रिंग के ऊपर कौन सा ग्रुप अटैच्ड है उसके बेसिस पे पता चलता है कि प्रोडक्ट जो है वो ऑर्थोपेरा होगा या आपके पास मेटा होगा। कि कैसे सर? जैसे आपके पास ये बेंजीन रिंग है ना, ये आपको पता भी होगा शायद, ये बेंजीन रिंग है, और बेंजीन रिंग के ऊपर मान लीजिए कि कोई ग्रुप है जेड, कोई आपके पास ग्रुप है जेड। अपन कौन सी रिएक्शन डिस्कस कर रहे हैं अभी? इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, शॉर्ट फॉर्म में अपन इसको क्या कहते हैं? ईएसआर। कौन सी रिएक्शन कहते हैं बच्चों? ईएसआर। अब यहाँ पे जो ये मैंने जेड लिखा है कि बेंजीन रिंग से ग्रुप अटैच्ड है जेड, ये जेड जो है वो दो टाइप के इफेक्ट शो कर सकता है कि सर कौन कौन से? मैंने कहा एक तो आपके पास प्लस एम और एक आपके पास कौन सा? माइनस। ये सबको पता होगा शायद। प्लस एम का मतलब है कि जेड जो है डोनेट करता है इलेक्ट्रॉन किसको? बेंजीन रिंग को। डोनेट द इलेक्ट्रॉन्स टू द बेंजीन रिंग, टू द बेंजीन रिंग। माइनस एम का मीनिंग क्या हुआ? कि वो ग्रुप जो क्या करते हैं? विड्रॉ द इलेक्ट्रॉन, विड्रॉ द इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम बेंजीन रिंग, फ्रॉम बेंजीन। तो अगर आपके पास प्लस एम इफेक्ट वाले कोई भी ग्रुप अटैच्ड हैं, तो सर कौन कौन से हैं प्लस एम वाले? लाइक आपके पास NH2 हो गया, लाइक आपके पास OH हो गया, लाइक आपके पास OCH3 ग्रुप हो गया, लाइक OCO-CH3 ग्रुप हो गया। तो कोई ऐसे ग्रुप बच्चों अगर बॉन्डेड होते हैं बेंजीन रिंग से, तो वो क्या करते हैं? इंक्रीज द इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, इंक्रीज द इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ऑन ऑर्थो एंड पैरा पोजिशन, ऑन ऑर्थो एंड पैरा पोजिशन। अगर वो ग्रुप अटैच्ड हो जो इलेक्ट्रॉन विड्रॉ करते हैं, कि सर कौन से हैं? लाइक CHO, लाइक NO2, लाइक COOH, लाइक COOR। अगर ये ग्रुप बेंजीन रिंग से बॉन्डेड हो तो वो क्या करते हैं? बेंजीन रिंग से इलेक्ट्रॉन विड्रॉ करते हैं। अब बेंजीन रिंग से इलेक्ट्रॉन विड्रॉ करेंगे तो मीन्स डिक्रीज करेंगे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को, डिक्रीज द इलेक्ट्रॉन डेंसिटी फ्रॉम ऑर्थो एंड पैरा पोजिशन, फ्रॉम ऑर्थो एंड पैरा पोजिशन। तो सर उससे क्या होगा? तो देखो यहाँ क्या हो रहा है, इंक्रीज द इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ऑन ऑर्थो एंड पैरा पोजिशन, मतलब नेगेटिव चार्ज कहाँ आएगा? ऑर्थो पे आएगा और पैरा पे आएगा। अपन कौन सी रिएक्शन डिस्कस कर रहे हैं? अपन डिस्कस कर रहे हैं इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन ESR,
तो ESR में जो आपके पास अटैकिंग रिएजेंट है, वो अटैकिंग रिएजेंट कौन होगा? एक इलेक्ट्रोफाइल होगा। अटैकिंग रिएजेंट कौन होगा? एक इलेक्ट्रोफाइल होगा। तो अगर ऑर्थो और पैरा पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इंक्रीज हो रही है, ऑर्थो और पैरा पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इंक्रीज हो रही है, तो क्या होगा कि इनकमिंग इलेक्ट्रोफाइल, इनकमिंग इलेक्ट्रोफाइल जो है वो अटैक करेगा कहाँ पे? अटैक एट ऑर्थो एंड पैरा पोजिशन, ऑर्थो एंड पैरा पोजिशन। सर ऐसा क्यों? बिकॉज ऑर्थो और पैरा पोजिशन पे नेगेटिव चार्ज है, तो वो कहाँ अटैक करेगा? ऑर्थो और पैरा पोजिशन पे। अब अगर यहाँ देखो, आपने इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ऑर्थो और पैरा पोजिशन पे डिक्रीज कर दी, बिकॉज बेंजीन रिंग पर वो ग्रुप अटैच्ड है जो बेंजीन रिंग से इलेक्ट्रॉन को विड्रॉ करते हैं, इलेक्ट्रॉन को विड्रॉ करते हैं। ऑर्थो और पैरा पोजिशन पे जो है वो आपके पास इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम हो गई है, तो इनकमिंग इलेक्ट्रोफाइल जो है, इनकमिंग इलेक्ट्रोफाइल जो है वो अटैक कहाँ करेगा? वो अटैक करेगा मेटा पोजिशन। कहाँ पे? मेटा पोजिशन पे। तो वो सारे ग्रुप जो प्लस सेम इफेक्ट शो करते हैं उसे अपन क्या कहते हैं? डीएक्टिवेटिंग ग्रुप, डीएक्टिवेटिंग ग्रुप कहते हैं। और अपन क्या कह देते हैं इनको? मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप, ऑल्सो नोन एज मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप। वो सारे ग्रुप जो माइनस सेम इफेक्ट शो करते हैं आर नोन एज डीएक्टिवेटिंग ग्रुप और ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग, सॉरी, मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप कहेंगे। डीएक्टिवेटिंग ग्रुप और मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप, वो सारे ग्रुप जो प्लस सेम इफेक्ट शो करते हैं, ऑल्सो नोन एज एक्टिवेटिंग ग्रुप, एक्टिवेटिंग ग्रुप और ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप, ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप मींस इनकमिंग इलेक्ट्रोफाइल को ऑर्थो और पैरा पोजीशन पे अटैक करते हैं इनकमिंग इलेक्ट्रोफाइल, सो दीज आर नोन एज ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप। और यहाँ पे मेटा पोजीशन पे अटैक करते हैं तो ये इसको अपन क्या कहते हैं? मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप। उसको अपन क्या कहेंगे? एक्टिवेटिंग ग्रुप। इसको अपन क्या कहेंगे? डीएक्टिवेटिंग ग्रुप। ओके, तो ये ध्यान में रखना है कि ये जेड क्या है। जेड अगर प्लस सेम इफेक्ट शो करता है तो प्रोडक्ट जो है वो ऑर्थो पैरा पे आएगा। अगर Z माइनस सेम इफेक्ट शो करता है तो प्रोडक्ट जो है वो मेटा पे आएगा। उसका रीजन मैंने आपको बता दिया कि अगर प्लस सेम इफेक्ट शो करेगा, डोनेट द इलेक्ट्रॉन्स टू द बेंजीन रिंग, बेंजीन रिंग को इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा। अगर बेंजीन रिंग को इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है तो ऑर्थो और पैरा पोजिशन पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इंक्रीज हो जाती है, और ऑर्थो और पैरा पोजिशन पे अगर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इंक्रीज होगी तो इनकमिंग जो इलेक्ट्रोफाइल है, इलेक्ट्रोफाइल क्या होता है? जिसपे खुद पे पॉजिटिव चार्ज होता है, मींस इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीसीज जो है उसको अपन क्या कहते हैं? इलेक्ट्रोफाइल। तो इनकमिंग इलेक्ट्रोफाइल अटैक करेगा और पैरा पोजिशन पे। अगर आपके पास माइनस एम वाला ग्रुप है तो वो इलेक्ट्रॉन को विड्रॉ करते हैं, इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर लेते हैं। तो अपनी ओर लेंगे तो ऑर्थो और पैरा पोजिशन पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या हो जाएगी? डिक्रीज। और ऑर्थो और पैरा पोजिशन पे अगर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी डिक्रीज हो जाती है तो इलेक्ट्रोफाइल वहां थोड़ी जाएगा जहां पे पॉजिटिव चार्ज है, इलेक्ट्रोफाइल तो वहां जाएगा जहां पे या तो नेगेटिव चार्ज है या न्यूट्रल है। भाई जहां पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा होगी इलेक्ट्रोफाइल हमेशा अटैक कहाँ करेगा? वहीं करेगा। तो इलेक्ट्रोफाइल ने अटैक करा मेटा पोजीशन पे, तो दीज आर नोन एज मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप। यहाँ पे ऑर्थो पैरा पे अटैक करा तो उसको अपन ने क्या कह दिया? ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप। समझ आ गया हो तो बच्चों हैंड रेस करें, फिर अपन इसकी रिएक्शन करते हैं। अगर ये बातें समझ आ गई हो तो जल्दी से हैंड रेस करें बच्चों, जल्दी से। अब कौन कौन से ग्रुप शो करते हैं प्लस एम इफेक्ट? ये शायद आपको भी पता हो कि जिसके पास लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन हो, लाइक आपके पास NH2 आ गया, और कौन सा आ गया? OH ग्रुप आ गया, और कौन सा आ गया? OCH3 ग्रुप आ गया, और कौन सा आ गया? OCO-CH3 ग्रुप आ गया, है ना। और हेलोजन्स जो है वो उनका भी एम इफेक्ट बहुत वीक होता है। एक्स मतलब हेलोजन, है ना। ये सारे एक्स मतलब ये मत समझ लेना कि क्रॉस है, इसको थोड़ा सही लिख देते हैं। जितने भी हेलोजन, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, सर माइनस एम कौन कौन से शो करते हैं? लाइक आपके पास NO2 आ गया,
लाइक आपके पास CHO आ गया, COOH आ गया, COOR आ गया, बेंजीन रिंग के ऊपर CN आ गया। ये कौन से इफेक्ट शो करते हैं? माइनस एम इफेक्ट। वो कौन से इफेक्ट शो करते हैं? प्लस एम इफेक्ट। ओके, तो आइए अब रिएक्शंस देख लेते हैं। अपने को पता है कि अगर बेंजीन रिंग पे OH ग्रुप आता है, बेंजीन रिंग पे अगर OH ग्रुप आएगा तो वो कौन सा इफेक्ट शो करेगा? प्लस एम इफेक्ट शो करेगा। प्लस एम इफेक्ट शो करेगा मीन्स वो ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप होगा, है ना। ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप मीन्स जो इनकमिंग इलेक्ट्रोफाइल है वो कहाँ अटैक करेंगे? या तो ऑर्थो पोजिशन पे और पैरा पोजिशन पे। अब कुछ एग्जांपल ले लेते हैं। जैसे फर्स्ट अपने पास आता है नाइट्रेशन। फर्स्ट कौन सा आ गया? नाइट्रेशन। कईयों के दिमाग में ये क्वेश्चन हो कि सर पहले आप रेजोनेंस करके बताओ कि कैसे और को पैरा पे आ रहा है ना। कि आपके पास फिनॉल है, यानी कि बेंजीन रिंग पे अगर OH ग्रुप है तो किस कंडीशन से आया? आप कैसे कह सकते हो कि ऑर्थो और पैरा पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इंक्रीज होती? तो देखो, कईयों के मन में सवाल आ रहे होंगे, कईयों के मन में नहीं आ रहे। जैसे ये आपके पास OH है ना, ये बेंजीन रिंग को इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा बिकॉज इसके पास लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। ये डोनेट करेगा तो ये इलेक्ट्रॉन यहाँ आएगा, तो आप अपने पास क्या रह जाएगा? सेकंड। सेकंड रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर में यहाँ पे OH ऑक्सीजन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज, यहाँ पे नेगेटिव चार्ज, यहाँ डबल बॉन्ड, यहाँ डबल बॉन्ड। तो ये कौन सी पोजीशन होती है? ये ऑर्थो पोजीशन होती है। ये कोई ग्रुप हो गया Z, ये दोनों पास वाली ऑर्थो पोजीशन, ये आपके पास मेटा पोजीशन, और ये आपके पास पैरा पोजीशन। फिर देखो डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, नेगेटिव चार्ज। नेगेटिव चार्ज यहाँ आएगा, डबल बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन्स यहाँ आएंगे, तो नेक्स्ट स्ट्रक्चर देखो अपने पास क्या आएगी? ये वाली डबल बॉन्ड OH, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज, डबल बॉन्ड यहाँ पे कौन सा चार्ज आ गया? नेगेटिव। ओके, फिर देखो डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, नेगेटिव चार्ज। जल्दी से कर लेते हैं बिकॉज रेजोनेंस अपन बहुत अच्छे से सीख चुके हैं इसको, है ना। डबल बॉन्ड OH यहाँ पर पॉजिटिव, डबल बॉन्ड यहाँ पे कौन सा चार्ज? नेगेटिव। ओके, ये नेगेटिव चार्ज पाई इलेक्ट्रॉन्स की ओर मूव करेगा, तो नेक्स्ट और लास्ट स्ट्रक्चर कौन सी आ जाएगी अपने पास? ये वाली डबल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, और ये आपके पास क्या आ गया? OH आ गया। ये ऑक्सीजन के लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन आ गए। अब कभी एग्जाम में आ जाता है कि रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ड्रॉ करो फिनॉल की या किसी भी कंपाउंड की, तो लास्ट में अपने को रेजोनेटिंग हाइब्रिड भी ड्रॉ करना होता है। रेजोनेटिंग हाइब्रिड में अपन क्या करते हैं कि जो इलेक्ट्रॉन मूव कर रहे हैं पूरी बेंजीन रिंग में, इसको भी रिप्रेजेंट करना होता है। ये पार्शियली जो बॉन्ड का फॉर्मेशन हो रहा है ऑक्सीजन और कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड का, इसको भी शो करना होता है ना। अब देखो यहाँ पे सेकेंड स्ट्रक्चर में देखो नेगेटिव चार्ज कहाँ है? ऑर्थो पे। थर्ड स्ट्रक्चर में देखो नेगेटिव चार्ज कहाँ है? पैरा पे। फोर्थ स्ट्रक्चर में देखो नेगेटिव चार्ज कहाँ है? ऑर्थो पे। मीन्स जो नेगेटिव चार्ज है वो आपके पास या तो ऑर्थो पे है या पैरा पे है। मीन्स ये क्या है? ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप। अब अगर कोई भी इलेक्ट्रोफाइल है, इलेक्ट्रोफाइल पे कौन सा चार्ज होगा आपके पास? पॉजिटिव। पॉजिटिव चार्ज है वो कहाँ अटैक करेगा? या तो ऑर्थो पे अटैक करेगा या कहाँ अटैक करेगा? पैरा पे। तो जो आपके प्रोडक्ट बनने वाला है वो प्रोडक्ट ऑर्थो पैरा, यानी कि ऑर्थो पोर्शन पे भी आएगा और पैरा पोर्शन पे आएगा। जैसे अपन सबसे पहले क्या कर रहे हैं? नाइट्रेशन। अब अगर आप नाइट्रेशन करवा रहे हो तो नाइट्रेशन में क्या होता है? NO2 ग्रुप ऐड होता है। नाइट्रेशन में कौन सा ग्रुप ऐड होता है? NO2 ग्रुप ऐड होता है। तो जब आप नाइट्रेशन करवा रहे हो तो जो NO2 ग्रुप है वो ऑर्थो पोजिशन पे भी जाएगा, पैरा पे भी जाएगा। कि सर NO2 मीन्स NO2 प्लस आपके पास, NO2 प्लस, इट इज नॉन एज नाइट्रोनियम आयन, इज नोन एज नाइट्रोनियम आयन। और ये नाइट्रोनियम आयन कहाँ जाएगा? ऑर्थो पोजिशन पे और पैरा पे। अब क्यों जाएगा ऑर्थो पोजिशन और पैरा पे? इस पे पॉजिटिव चार्ज है, मींस ये एक इलेक्ट्रोफाइल है। इलेक्ट्रोफाइल अटैक कहाँ करेगा? जहां पर नेगेटिव चार्ज हो। नेगेटिव चार्ज कहाँ है? एक तो आपके पास ऑर्थो पे, दूसरा आपके पास पैरा। ऑर्थो पे पैरा, मेटा पे जाएगा नहीं। आप देख सकते हो कि मेटा वाला जो कार्बन है, मेटा वाला कार्बन कौन सा? ये वाला। ना तो यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज है ना यहाँ नेगेटिव चार्ज है, मीन्स ये रेजोनेंस में पार्टिसिपेट नहीं करता। तो मेटा पोजिशन पे एम इफेक्ट जो है वो जीरो रहता है। क्या रहता है? जीरो। यहाँ पे कोई रेजोनेंस नहीं होता। यहाँ पे जो कार्बन है उस पर ना तो पॉजिटिव चार्ज आता है ना नेगेटिव चार्ज आता है, मीन्स रेजोनेंस में पार्टिसिपेट नहीं करता है। अब अपन बात कर रहे थे नाइट्रेशन की, तो नाइट्रेशन में क्या होगा? देखो
कि फिनॉल की रिएक्शन आपको किससे करवानी, डाइल्यूट HNO3 डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड। प्रोडक्ट कौन सा बनेगा, ऑर्थो और पैरा। OH NO2 प्लस OH NO2, it is known as orthonitrophenol, orthonitrophenol, it is known as paranitrophenol, पैरानाइट्रोफिनॉल। ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल एंड पैरानाइट्रोफिनॉल का मिक्सचर आपको मिलता है। अगर दोनों को अलग करना हो तो प्यूरिफिकेशन के लिए अपन स्टीम डिस्टिलेशन का यूज करते हैं। Steam distillation process is used for the purification of orthonitrophenol and paranitrophenol or the separation of orthonitrophenol और paranitrophenol। कैसे, ऐसे कैसे? स्टीम डिस्टिलेशन किस पे बेस्ड है, थोड़ा सा इस पे आपको इंफॉर्मेशन दे देते हैं। जब आपके पास लिक्विड में लिक्विड की इम्प्योरिटी हो, व्हेन एन इम्प्योरिटी ऑफ लिक्विड इज प्रेजेंट इन एनी लिक्विड, तो अपन इस प्रोसेस का यूज करते हैं स्टीम डिस्टिलेशन। ये किस पे बेस्ड है, ये बेस्ड है डिफरेंट बॉइलिंग पॉइंट पे। अब ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल है, उसका बॉइलिंग पॉइंट अलग होगा, पैरानाइट्रोफिनॉल है, उसका बॉइलिंग पॉइंट अलग होगा। तो जो बॉइलिंग पॉइंट दो लिक्विड है उनका जो बॉइलिंग पॉइंट डिफरेंट होता है उस पे बेस्ड है। अब क्या होगा कि एक सब्सटेंस है उसका बॉइलिंग पॉइंट तो क्या होगा कम, एक सब्सटेंस है उसका बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा ज्यादा। जब उसको बॉइल करोगे तो एक तो आपके पास क्या हो जाएगा, वेपराइज्ड, और दूसरा क्या रहेगा आपके पास, रिमेन सेफ, यानी कि लिक्विड स्टेट में रहेगा। अब इन दोनों में से ज्यादा वोलेटाइल कौन सा है, ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल और पैरानाइट्रोफिनॉल में से? तो जो ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल है वो मोर वोलेटाइल, और ये जो है वो आपके पास लेस वोलेटाइल। क्वेश्चन आ जाते हैं कि वाई ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल इज मोर वोलेटाइल देन पैरानाइट्रोफिनॉल, या यूं आ जाता है कि वाई द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल इज लेस देन पैरानाइट्रोफिनॉल। ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल और पैरानाइट्रोफिनॉल में बॉइलिंग पॉइंट ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल का कम क्यों होता है, क्या रीजन? या फिर ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल जो है वो ज्यादा वोलेटाइल क्यों है, तो क्या रीजन है देखना। यहाँ पे जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग, आपको पता होगा हाइड्रोजन बॉन्डिंग, H बॉन्ड का फॉर्मेशन कब होता है कि जब हाइड्रोजन क्या करता है, फ्लोरीन के साथ, ऑक्सीजन के साथ और नाइट्रोजन के साथ बॉन्ड का फॉर्मेशन करता है, तो उस बॉन्ड को अपन कौन सा बॉन्ड कहते हैं, हाइड्रोजन। When hydrogen form a bond with fluorine, oxygen और nitrogen, then it is known as hydrogen bond। और ये दो टाइप का होता है, कौन कौन सा, एक तो इंट्रामोलिक्यूलर और दूसरा इंटरमोलिक्यूलर। अब अगर मैं इसकी बात करूं ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल, ध्यान से देखना, ध्यान से समझना, बिकॉज रीजन है। अब रीजन है तो पता भी होना चाहिए, बिकॉज कभी कभी क्वेश्चन आ जाते हैं कि जो जैसे मैंने अभी बताया आपको कि वाई ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल इज मोर वोलेटाइल देन पैरानाइट्रोफिनॉल, या वाई द पैरानाइट्रोफिनॉल इज लेस वोलेटाइल देन ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल, या वाई द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल इज लेस देन पैरानाइट्रोफिनॉल। तो इन सब के एक ही आंसर है। क्या आंसर है, देखो कि जो ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल है उसमें इंट्रामोलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग प्रेजेंट होती है, इंट्रामोलिक्यूलर H बॉन्ड प्रेजेंट होता है। कि सर कैसे, तो देखो ये आपके पास बेंजीन रिंग, यहां आपके पास ऑक्सीजन, ये आपके पास हाइड्रोजन, ये आपके पास नाइट्रोजन डबल बॉन्ड, और ये ऑक्सीजन। तो इन दोनों के बीच में जो बॉन्डिंग होगी उसको अपन क्या कहेंगे, इंट्रामोलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। तो सर इंट्रा क्यों कहा, क्या रीजन, व्हाट इज द रीजन कि अपन ने इंट्रा कहा? तो इंट्रा का मीनिंग क्या होता है कि जब एक ही मॉलिक्यूल में हाइड्रोजन बॉन्डिंग प्रेजेंट हो तो उस बॉन्डिंग को अपन इंट्रामोलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग कहते हैं। व्हेन हाइड्रोजन बॉन्ड इज प्रेजेंट इन ओनली इन वन मॉलिक्यूल, ये एक ही मॉलिक्यूल में, ये ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल है
ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल के OH ग्रुप और NO2 ग्रुप के बीच में क्या हो रही है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो रही है, तो उसको अपन कहेंगे इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। ओके, अब बात करते हैं इसमें पैरानाइट्रोफिनॉल में। पैरानाइट्रोफिनॉल में बच्चों देखो क्या रहता है, इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्ड, इंटरमोलिकुलर H बॉन्ड प्रेजेंट होता है, इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग प्रेजेंट होती है। तो ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग, तो जो डिफरेंट डिफरेंट मॉलिक्यूल्स हैं पैरानाइट्रोफिनॉल के, वो आपस में एसोसिएट रहते हैं। आपस में एसोसिएट रहते हैं तो उनका बॉइलिंग पॉइंट क्या हो जाएगा, इंक्रीज। तो इसमें जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग आप देख रहे हो वो कुछ ऐसे होगी। ये आपके पास बेंजीन रिंग, यहाँ N O डबल बॉन्ड O, यहाँ पे O और H, ये एक मॉलिक्यूल हो गया। दूसरा मॉलिक्यूल यहाँ रहे, ये बेंजीन रिंग, यहाँ पे ऑक्सीजन और यहाँ पे हाइड्रोजन, यहाँ पे N डबल बॉन्ड O और यहाँ पे ऑक्सीजन। ठीक है, अब देखो क्या रहेगा, ये हाइड्रोजन को ऊपर लगा देते हैं, ये हाइड्रोजन और इस ऑक्सीजन के बीच में बॉन्ड का फॉर्मेशन हो, इसको अपन कौन सा बॉन्ड कहते हैं, हाइड्रोजन बॉन्ड। अब देखो डिफरेंट डिफरेंट मॉलिक्यूल्स ऑफ पैरानाइट्रोफिनॉल के बीच में हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी, ये एक मॉलिक्यूल, ये दूसरा मॉलिक्यूल। तो जब हाइड्रोजन बॉन्डिंग दो डिफरेंट मॉलिक्यूल्स के बीच में हो तो उसे अपन क्या कहते हैं, इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। तो इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो रही है मींस कि एक मॉलिक्यूल पैरानाइट्रोफिनॉल का दूसरे मॉलिक्यूल पैरानाइट्रोफिनॉल के साथ एसोसिएट है, और इस एसोसिएशन के कारण इसका बॉइलिंग पॉइंट क्या हो जाता है, इंक्रीज। और बॉइलिंग पॉइंट अगर इंक्रीज हो जाता है तो ये क्या होता है, लेस वोलेटाइल। इसमें जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग है वो एक ही मॉलिक्यूल में है, और जब हाइड्रोजन बॉन्डिंग एक ही मॉलिक्यूल में हो तो इसका बॉइलिंग पॉइंट क्या हो जाता है, कम। और बॉइलिंग पॉइंट अगर कम होगा तो ये मोर वोलेटाइल। तो ये रीजन रहता है कि ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल और पैरा नाइट्रोफिनॉल में से ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल जो है वो ज्यादा वोलेटाइल होता है। अब क्यों ये सारी प्रोसेस बताने की रिक्वायरमेंट हुई, बिकॉज अगर आप फिनॉल की रिएक्शन डाइल्यूट HNO3 के साथ करवाते हो तो ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल और पैरा नाइट्रोफिनॉल का मिक्सचर आपको मिलता है। उस मिक्सचर में से अगर आपको ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल को अलग करना हो तो अपन क्या करेंगे, स्टीम डिस्टिलेशन का यूज करेंगे। स्टीम डिस्टिलेशन किसके लिए यूज करते हैं, जब आपके पास लिक्विड में लिक्विड की इम्प्योरिटी हो तो स्टीम डिस्टिलेशन का यूज करते हैं। किस पे बेस्ड है, डिफरेंस ऑफ बॉइलिंग पॉइंट ऑफ टू लिक्विड्स, डिफरेंस ऑफ बॉइलिंग पॉइंट्स ऑफ टू लिक्विड्स, इस पे बेस्ड है। तो इसका बॉइलिंग पॉइंट कम होता है ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल का, तो ये जल्दी वेपराइज हो जाता है, इसका बॉइलिंग पॉइंट कम होता है क्योंकि इसमें इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग है, इसमें इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग है। तो डिफरेंट टाइप की हाइड्रोजन बॉन्डिंग है, इस कारण डिफरेंट इसका क्या रहता है, बॉइलिंग पॉइंट। और ये क्या होता है, मोर वोलेटाइल, वो क्या होता है, लेस वोलेटाइल। ओके बच्चों, तो ये तो थी कि डाइल्यूट HNO3 के साथ रिएक्शन करवाई तो अपने को ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल और पैरा नाइट्रोफिनॉल का फॉर्मेशन हुआ। यही रिएक्शन अगर अपन कंसंट्रेट के साथ करवा देते हैं, फिनॉल है ये, नाइट्रेशन करवाते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ कंसंट्रेट HNO3, डाइल्यूट के साथ करवाया तो ऑर्थो और पैरा का फॉर्मेशन होगा, कंसंट्रेट के साथ करवाएंगे अगर तो पिक्रिक एसिड का फॉर्मेशन होगा, इसका फॉर्मेशन होगा पिक्रिक एसिड। पिक्रिक एसिड मींस फिनॉल पे 3NO2 ग्रुप है। IUPAC नेम देखें इसका क्या हो जाएगा, 1 2 3 4 5 6 2 4 6
ट्राइनाइट्रो फिनोल और इट इज ऑल्सो नोन एज पिक्रिक एसिड। प्रीवियस चैप्टर में भी डिस्कस करा था, कोई भी एसिड ग्रुप नहीं होता उसके बाद भी इसको पिक्रिक एसिड कहते हैं, बिकॉज NO2 ग्रुप यहाँ पे 3 NO2 ग्रुप प्रेजेंट है, तो माइनस एम इफेक्ट मैक्सिमम होगा। जितना ज्यादा माइनस एम इफेक्ट होता है एसिडिक कैरेक्टर उतने ही ज्यादा होते हैं, तो ड्यू टू दिस रीजन इट इज ऑल्सो नॉन एज पिक्रिक एसिड। ओके, तो ये नाइट्रेशन कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट देखिएगा सेकंड, हेलोजिनेशन। नाइट्रेशन के बाद क्या आ जाता है अपने पास, हेलोजिनेशन। हेलोजिनेशन में भी कंडीशंस हैं, क्या है कि अगर आप फिनोल का हेलोजिनेशन करवाते हो इन द प्रेजेंस ऑफ नॉन पोलर सॉल्वेंट लाइक CH2 एट 273 केल्विन टेम्परेचर, तो आपको क्या मिलता है, मिक्सचर ऑफ ऑर्थो एंड पैरा ब्रोमोफिनोल, ऑर्थो एंड पैरा ब्रोमोफिनोल। नॉन पोलर सॉल्वेंट की प्रेजेंस में अगर आप हेलोजिनेशन करवाते हो तो आपको क्या मिलेगा, ऑर्थो एंड पैरा ब्रोमोफिनोल। ठीक है ना। अगर आप क्या करवाते हो, ये हेलोजिनेशन OH फिनोल जो है उसका हेलोजिनेशन ब्रोमीन वाटर की प्रेजेंस में करवाते हो, किसकी प्रेजेंस में, ब्रोमीन वाटर की प्रेजेंस में, तो अपने को क्या मिलेगा, अपने को मिलेगा 2,4,6 ट्राई ब्रोमोफिनोल। यहाँ पे Br, यहाँ पे Br और यहाँ पे Br। 2,4,6 ट्राई ब्रोमोफिनोल का क्या होता है, फॉर्मेशन होता है 2,4,6 ट्राई ब्रोमोफिनोल। नाइट्रेशन हो गया, हेलोजिनेशन हो गया, सल्फोनेशन भी होता है। सल्फोनेशन किसकी प्रेजेंस में, ओलियम की प्रेजेंस में, ओलियम H2S2O7। तो सल्फोनेशन कराओगे तो क्या मिलेगा आपको कि ऑर्थो पे सल्फोनिक ग्रुप आ जाएगा और पैरा पे सल्फोनिक ग्रुप आ जाएगा SO3H, और आपके पास क्या होगा, इसका IUPAC नेम कौन बताएगा, जल्दी से हैंड रेस करो। ये सल्फोनेशन का प्रोडक्ट है। ये फिनोल जो है उसकी रिएक्शन अगर आप ओलियम के साथ करवाते हो तो क्या मिलता है आपको, ऑर्थो और पैरा पोजीशन पे सल्फोनिक ग्रुप जुड़ जाता है, ग्रुप ऐड हो जाता है। इसको क्या कहेंगे, इसको कहेंगे देखो 1 2 2 हाइड्रोक्सी बेंजीन सल्फोनिक एसिड, 1 2 3 4 4 हाइड्रोक्सी बेंजीन सल्फोनिक एसिड। बिकॉज अपने को पता है कि SO3H ग्रुप जो है वो हायर प्रायोरिटी वाला ग्रुप है, जिसको अगर जो प्रायोरिटी सीरीज कंप्लीटली लर्न है तो उनकी बात कर रहा हूँ कि आपके पास इसको अपन लोएस्ट प्रायोरिटी देंगे, तो 1 2 2 पे क्या आएगा आपके पास, हाइड्रोक्सी बेंजीन सल्फोनिक एसिड, 1 2 3 4 4 पे हाइड्रोक्सी बेंजीन सल्फोनिक एसिड, है ना। तो ये आपके पास क्या हो गया, इनकी जनरल जो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन थी उसके एग्जाम्पल। अब अपन आगे देखेंगे कुछ इंपॉर्टेंट रिएक्शन, कुछ नेम रिएक्शन है लाइक कोल्बे है ना, लाइक आपके पास राइमर टीमान है। अब अपन उसकी बातें करें। नेक्स्ट वन इज राइमर टीमान रिएक्शन। राइमर टीमान रिएक्शन। अब नेम रिएक्शन है तो इम्पोर्टेंट है, जितनी भी नेम रिएक्शन आ जाती है ना बच्चों वो इम्पोर्टेंट हो जाती है, ठीक है ना। जैसे राइमर टीमान आ गया, जैसे अपने पास प्रीवियस चैप्टर में वुड्स रिएक्शन थी,
फ्रैंक आपके पास स्वार्ज रिएक्शन थी, फिंकलस्टाइन रिएक्शन थी, वुड्स फेटिग रिएक्शन थी। यहाँ पे अगर अपन देखें तो रायमर्टिमान आएगा और उसके बाद कोल्बे आएगा। देखिएगा रायमर्टिमान रिएक्शन में क्या होता है, फिनोल जो है उसकी रिएक्शन क्लोरोफॉर्म से करवा, CHCl3 क्लोरोफॉर्म प्लस 3 मोल एक्वस NaOH से अगर आप करवाते, क्लोरोफॉर्म और एक्वस NaOH से करवाते, तो आपको मिलेगा क्या? एक तो इंटरमीडिएट मिलेगा, मैकेनिज्म करवाएंगे, आपकी बुक में नहीं है फिर भी करवाएंगे, है ना। आपको क्या मिलेगा यहाँ पे, ये इंटरमीडिएट मिलेगा। कैसे बनता है ये इंटरमीडिएट, उसकी भी बात करें। CHCl यहाँ पे अपने पास ON, ये आपके पास क्या रहेगा, इंटरमीडिएट। फिर अपने पास अगर आप इसकी रिएक्शन फिर NaOH से करवाते हो, मैकेनिज्म में अपन सारी बातें एक्सप्लेन करेंगे, कोई दिक्कत नहीं आएगी, अच्छे से समझ आ जाएगा। मैकेनिज्म समझनी बहुत जरूरी है ना। यहाँ पे OH और यहाँ पे CH, OH और आपके पास क्या आ गया, CH। ये रिएक्शन कौन सी है, रायमर्टिमान रिएक्शन। अब यहाँ पे ये जो प्रोडक्ट बनता है इसको अपन कहते हैं सैलिसिल एल्डिहाइड। एक तो ये बनता है और एक साथ में आपके पैरा पे भी बनेगा, पैरा पे भी CHO का फॉर्मेशन। अब देखो आपने क्लोरोफॉर्म लिया तो 3 मोल एक्वस NaOH की रिक्वायरमेंट है और आपको क्या मिलेगा, सैलिसिल एल्डिहाइड। अगर आप यही रिएक्शन जो है, सेम रिएक्शन कार्बन टेट्राक्लोराइड से करवाते, CCl4 CCl4 प्लस आपके पास 4 मोल एक्वस NaOH, एक्वस NaOH या एक्वस KOH भी ले सकते हैं, है ना। एक्वस NaOH या एक्वस KOH भी ले सकते हैं। CCl4 और एक्वस NaOH लेते हो तो आपको क्या प्रोडक्ट मिलता है, तो आपको प्रोडक्ट मिलता है सैलिसिलिक एसिड। सैलिसिलिक एसिड का फॉर्मेशन। सैलिसिलिक एसिड क्या होता है, ये OH आ गया यहाँ पे और यहाँ क्या आ जाएगा, COOH, ये सैलिसिलिक एसिड। तो इस रिएक्शन को अपन कौन सी रिएक्शन कहते हैं, रायमर्टिमान रिएक्शन कहते हैं। दिस रिएक्शन इज नोन एज रायमर्टिमान रिएक्शन। ये फिनॉल है, क्लोरोफॉर्म प्लस एक्वस NaOH के साथ रिएक्शन करवाते हो तो अगर सैलिसिल एल्डिहाइड का फॉर्मेशन होगा। फिनॉल है, आप CCl4 प्लस एक्वस NaOH के साथ रिएक्शन करवाते हो तो सैलिसिलिक एसिड का फॉर्मेशन होगा। इस रिएक्शन को कौन सी रिएक्शन कहते हैं, रायमर्टिमान। एक रिएक्शन और आएगी, कोल्बे रिएक्शन। कोल्बे रिएक्शन में क्या करना है, फिनॉल जो है उसकी रिएक्शन कार्बन डाइऑक्साइड के साथ करवानी, CO2 के साथ। उससे भी अपने को क्या मिलेगा, सैलिसिलिक एसिड। तो उस रिएक्शन को अपन क्या कहेंगे, कोल्बे रिएक्शन। कोल्बे रिएक्शन में तो फिनॉल की रिएक्शन CO2 के साथ करवाने पर सैलिसिलिक एसिड मिलता है। रायमर्टिमान में क्या होता है, CHCl3 से करवाते हो तो सैलिसिल एल्डिहाइड मिलता है, CCl4 से करवाते हो तो सैलिसिलिक एसिड मिलता है। तो रायमर्टिमान में भी सैलिसिलिक एसिड मिलता है और कोल्बे में भी सैलिसिलिक एसिड मिलता है। डिफरेंस क्या है कि यहाँ पे अपन CCl4 प्लस NaOH ले रहे हैं और वहां पे अपन क्या लेंगे, CO2। ठीक है बच्चों, तो ये आपके पास कौन सी रिएक्शन होगी, रायमर्टिमान रिएक्शन काफी इंपॉर्टेंट है। कल की क्लास में इसकी मैकेनिज्म पे डिस्कस करेंगे कि कैसे रिएक्शन कंप्लीट होती है, इसकी मैकेनिज्म, फिर कोल्बे की मैकेनिज्म, फिर 2 रिएक्शन और रहेगी, फिनॉल को बाइंड अप करके इथर स्टार्ट कर देंगे। ओके बच्चों, मिलते हैं कल की क्लास में। थैंक यू सो मच।